बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 193 के साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 194 मुलाहिज़ा फरमाएं। देखा जाएगा। तानिया ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। उन्हें मालूम नहीं था कि नफीस साहब कौन थे, उनका मकाम क्या था और इख्तियारात क्या थे। उन्होंने जानने की कोशिश भी नहीं की थी और गालबन फर्ज कर लिया था कि वो कोस्ट गार्ड, कस्टम या CID जैसे किसी महकमे के कोई अफसर होंगे, और वो भी दरमियाने दर्जे के। नफीस साहब राहिला से मुखातिब हुए, तुम इन दोनों लड़कियों पर नजर रखो, हो सकता है इन्हें भी तफ्तीश में शामिल करना पड़ जाए, और अफजल तलाशी लेने वालों का हाथ बटाते हम जल्दी फारग हो सकेंगे। राहिला ने असबात में सर हिलाया और नफीस साहब आगे बढ़ने का इशारा करते हुए बोले, चलो कुछ रहनुमाई करो। तुमने घर देखा हुआ होगा, मेरा ज्यादा वक्त घर के बजाय घर वालों को देखने में गुजरा है। मैंने कहा, बहरहाल अब घर को भी देख लेते हैं। हमने राहिला और दोनों लड़कियों को वहीं छोड़ा और अंदर की जानिब बढ़ गए। हम तलाशी लेने वालों के साथ शामिल। जिन कमरों को मैं देख चुका था उन्हें भी हमने दोबारा देख डाला। एक एक बाथ टब को भी खंगाल डाला, बेड्स के नीचे झांका, अलमारियों में हाथ मारे, सर्वेंट क्वार्टर को चेक किया, मगर कोई चीज ना मिली। बदबख्त निकल ही गया। आखिरकार नफीस साहब को तस्लीम करना ही पड़ा। खामखा ही यहाँ धावा बोला गया। मैंने ताज्जुब से कहा, अगर डॉक्टर बर्नार्ड को कुछ ताखीर से यहाँ पहुँचना था तो अब वो हरगिज नहीं पहुँचेगा। मालूम नहीं अब वो हमारे हाथ आएगा भी या नहीं। अगर कासिम बिजली हाथ आ गया तो शायद डॉक्टर बर्नार्ड भी हाथ आ जाए, बल्कि शायद रेड डॉट के कुछ और बचे कुछ लोग भी हाथ आ जाएं। नफीस साहब ने गोया मेरी उम्मीद बंधाई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि हमने इस्लामाबाद होटल से 3 गैर मुल्कियों को भी पकड़ा है। उनका रेड डॉट से कोई गहरा ताल्लुक साबित नहीं हो रहा। वो बस आम तरह के कंसल्टेंट थे। भारी मुआवजा पर वक्तन फवक्तन कुछ काम सर अंजाम दिया करते थे, लेकिन उन्हें रेड डॉट के असल सेटअप के बारे में और उनके मकासद वगैरह के बारे में ज्यादा इल्म नहीं था। हम वापस हाल में आए तो देखा वहाँ राहिला अकेली खड़ी थी। तानिया और सानिया कहीं नजर नहीं आ रही थी। नफीस साहब जरा गंभीर लहजे में बोले, लड़कियां कहाँ हैं? मैंने उन्हें इस कमरे में लिटा दिया है। राहिला ने सामने वाले कमरे की तरफ इशारा किया। मैंने और नफीस साहब ने जल्दी से जाकर उस कमरे में झांका। तानिया और सानिया वाकई एक बेड पर पास पास चित लेटी थी और उनकी आंखें बंद थी। नफीस साहब हिचकिचाहट अमेज अंदाज में उनके करीब जाते हुए जरा हैरत से बोले, ये तो वाकई सो गई। इनका सोने का प्रोग्राम तो नहीं था, सुलाना पड़ा है। राहिला ने बेनियाजी से कहा, मैंने इन्हें थोड़ी सी ख्वाब आबर दवा दी है। क्या मतलब? नफीस साहब ने पलट कर उसे घूरा, लेकिन मैं उसका मतलब बखूबी समझ गया था। मुझे पहले ही अंदेशा था कि हमारी अदम मौजूदगी में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। मैंने उन दोनों की कनपट्टी पर कराटे का एक एक हल्का हल्का हाथ रसीद किया है। राहिला ने नहायत इत्मीनान से बताया, क्योंकि इनकी जुबान किसी तरह रुकने में नहीं आ रही थी। आपकी मौजूदगी में तो ये फिर भी कुछ माकूल किस्म की गुफ्तगू कर रही थी। आपके जाने के बाद तो इन्होंने बहुत ही बेहुदा किस्म की बातें शुरू कर दी थी। मसलन मैंने मासूमियत से पूछा। राहिला मेरे तरफ घूमी। उसका चेहरा अब भी मुकम्मल तौर पर छुपा हुआ था, लेकिन मुझे अंदाजा था कि उसकी आंखें शोले बरसा रही थी। वो दांत पीस कर बोली, तुम्हारे ही बारे में सबसे ज्यादा बकवास कर रही थी और मुझसे भी तुम्हारे बारे में ही कुछ ऐसे सवालात शुरू कर दिए थे जिन्हें मैं सुनना भी गवारा नहीं कर सकती थी। तुम गो कि उनके बाप को पकड़वाने आए हो, उसके बावजूद तुम्हारी तरफ से उनका दिल मैला नहीं है। लगता है यकदम ही तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हैं, लेकिन उनकी पसंदीदगी के पैमाने जरा मुख्तलिफ किस्म के हैं। मैं नफीस साहब की तरफ देखकर सर खुजाने लगा। नफीस साहब जरा अनजान बनकर तानिया और सानिया पर झुक कर उनकी नब्ज देखते हुए बोले, फिर भी तुम्हें लड़कियों के साथ इस किस्म का सलूक नहीं करना चाहिए था। ये बड़ी फसादी किस्म की लड़कियां मालूम होती हैं। ऐसी लड़कियां तो बात का पतंगड़ बना देती हैं और अच्छे भले महकमों की नेक नामी पर हर्फ भी आ जाता है। नहीं, इन्हें आप लड़कियां कह रहे हैं। राहिला जारियाना लहजे में बोली, मेरे ख्याल में तो ये गंदगी के वो ढेर हैं। एक खास किस्म की जनूनी लड़की हैं ये। इन्हें इलाज के लिए किसी नफ्सियाती अस्पताल में दाखिल करवाना चाहिए। जिस किस्म के माहौल में और जिस किस्म की दौलत से इन्होंने परवरिश पाई है, इसमें यह कोई ताज्जुब खेज बात नहीं। नफीस साहब बेड के करीब से हटते हुए बोले, अफजल बता रहा था इनका ज्यादा वक्त एस्टेट्स में गुजरा है। एस्टेट्स में तो मैं भी रहकर आई थी। मैं और मेरा भाई बचपन ही में वहां चले गए थे। उम्र का 16वां साल मुझे एस्टेट्स ही में लगा था। उम्र के चंद इंतहाई खतरनाक साल मैंने वहां गुजारे थे, लेकिन ऐसी बातों का तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। थोड़ी देर बाद हम बाहर आ गए। हमारे साथी लान पर जमा थे। कासिम बिजली के मुसल्ला मुहाफिज वगैरह बैरूनी दीवार के करीब खड़े थे और कीना तो नजरों से हमारी तरफ देख रहे थे। नफीस साहब आगे बढ़कर उनसे मुखातिब हुए, लगता यही है कि कासिम बिजली कम अज कम यहाँ से तो फरार हो चुका है, लेकिन कोस्ट गार्ड के आदमी बहरहाल इस मकान की निगरानी करेंगे। दिन में किसी वक्त मेरे महकमे के आदमी आकर इनकी जगह ले लेंगे। हम जब तक मुनासिब समझेंगे मकान को अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। तुम में से कोई बदमाशी दिखाने की कोशिश न करे, वरना नताइज का जिम्मेदार वो खुद होगा। नफीस साहब ने एक लम्हे तवक्कुफ किया। कोई कुछ न बोला। नफीस साहब ने कोस्ट गार्ड के आदमियों को हदायत दी, फिर फ़ोन करके अपने लिए गाड़ी तलब की और हम बाहर आ गए।
हम सब गाड़ी के इंतजार में खड़े थे तो नफीस साहब ने मुझसे पूछा, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मैं अब तक जितनी बकवास करता रहा हूँ और चेकने की कोशिश करता रहा हूँ उससे आप किसी गलतफहमी में मुबतला ना हो। मैंने कदर संजीदगी से कहा, मेरी हालत इस वक्त तबाह है। मैं बड़ी शिद्दत से आराम की और एक अदद डॉक्टर की जरूरत महसूस कर रहा हूँ। मुझे और शफी शाह को मेरे होटल पहुँचा दीजिए। मैं जी भर के आराम करूँगा। 1-2 दिन तक तो मैं कुछ सोचना भी नहीं चाहता। बिल्कुल ठीक है, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। नफीस साहब ने सर हिलाया। 1-2 दिन तक तो मैं खुद भी कराची में हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे होटल में नहीं ठहरूंगा, कहीं और ठहरूंगा। कासिम बिजली का मामला कुछ दूसरे लोगों के सुपुर्द करके मैं इस्लामाबाद वापस चला जाऊंगा। बहरहाल मेरा तुमसे राब्ता कायम रहेगा। फिर वो राहिला की तरफ मुतवज्जा हुए, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? वो ठंडी सांस लेकर बोली, मैं भी अफजल के होटल में ही ठहर जाती हूँ। शायद इसके करीब रहकर मुझे तीमारदारी के बहाने इसे जहर देने का मौका मिल जाए। नफीस साहब मुस्कुराए और घड़ी देखते हुए बोले, ठीक है। फिर हम लोग 1-2 दिन बाद ही एक दूसरे से बात करके आइंदा का कोई मुश्तरका प्रोग्राम तय करेंगे। कुछ देर बाद एक जीप हमें लेने आ पहुंची और हम खुशकी के रास्ते कराची पहुंचे। ये रास्ता ज्यादा तवील था। जिस वक्त नफीस साहब ने मुझे राहिला को और शफी शाह को मेरे होटल के सामने उतारा उस वक्त धूप चढ़ चुकी थी। राहिला और शफी शाह ने सहारा देकर मुझे मेरे सोइट में पहुंचाया। मैं अब तक गोया सिर्फ कुव्वत इरादी के सहारे खुद को घसीटे फिर रहा था। पुरतेज कमरे में इंतहाई आरामदेह बेड पर लेटते ही जैसे गियर में चलता हुआ इंजन यकदम न्यूट्रल हो गया। मैंने अपने आप को बिल्कुल बेदम महसूस किया। चंद मिनट में एक डॉक्टर आन पहुंचा, जिसने मेरा चेकअप वगैरह करने के बाद एक ड्रिप में न जाने कौन कौन से इंजेक्शन मिलाकर ड्रिप मुझे लगा दी। शायद उसमें किसी ख्वाब अवर इंजेक्शन का भी शामिल होना जरूरी था। कुछ देर बाद ही मुझे नींद आ गई। मेरी आंख खुली तो मैं खुद को बहुत बेहतर और ताज़ा दम महसूस कर रहा था। मेरे जहन पर गुनूदगी का खुमार जरूर बाकी था, लेकिन उसमें एक मखसूस सी खुशगवारी शामिल थी। वो जो एक बोझलपन की धुन सी छाई हुई थी वो हट गई थी। लेकिन ड्रिप मुझे बदस्तूर लगी हुई थी। उसका स्टैंड करीब ही खड़ा था। राहिला मेरे बेड के करीब ही एक सोफे पर बैठी कोई रसाला पढ़ रही थी। वो अब नकाबपोश हसीना वाले हुलिये में नहीं थी और अपने आधे सफ़ेद चेहरे के बावजूद नहाए थे ताज़ा दम खिली खिली और पुरकशिश नजर आ रही थी। कमरे में एक दिलफरेब महक फैली हुई थी जो शायद उसी के वजूद से फूट रही थी। मैं चलने में राहिला की तरफ देखता रहा और आंखें खोलता बंद करता रहा। उसने मुझे बेदार होते देख लिया था, लेकिन फौरी तौर पर नहीं बोली थी और रसाले के वर्क पलटती रही। जब मैं मुसलसल उसे घूरता रहा तो आखिर उसे रसाला बंद करना ही पड़ा। रसाले को जरा जोर से पटकते हुए बोली, ये उल्लुओं की तरह क्या देखे जा रहे हो? मैं तुम्हें नहीं ड्रिप को देख रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। इस वक्त ड्रिप तुमसे ज्यादा हसीन लग रही है। राहिला तुरमा अमेज अंदाज में गहरी सांस लेकर रह गई। मैंने कदरे हैरत से कहा, ये ड्रिप अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई? अहमद कहीं के, ये 5वीं ड्रिप है। राहिला ने कहा, तुम्हें एक ही ड्रिप लगी होती तो अब तक तुम भूख से मर गए होते। मैं कितनी देर सोता रहा हूँ? पूरे 24 घंटे। राहिला ने जवाब दिया। फिर पूछा, तुम्हारी हालत अब पहले से बेहतर है या धक्का स्टार्ट ही हो? नहीं, अब मैं सेल्फ स्टार्ट हो गया हूँ। मैंने बायां बाजू वर्जिश के अंदाज में हिलाते हुए कहा। दूसरे बाजू पर डिप लगी हुई थी। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने पूछा, इन 24 घंटों के दौरान कासिम बिजली के बारे में कोई इतला नहीं आई? उसके बारे में तो इतला कल दोपहर ही आ गई थी, राहिला बोली। उसकी तो वही मिसाल हुई कि बच्चा बगल में ठंडोरा बाजार में। नफीस साहब उसके लिए मालूम नहीं कहाँ के एरिया को छानते फिर रहे थे, जबकि वो इस दौरान जजीरे पर ही मौजूद था। क्या वाकई? मैंने बेयकीनी से पूछा। कहाँ था वो और कहाँ से पकड़ा गया वो? जजीरे के एक छप्पर रेस्टोरेंट के अक में पजीरों में बिल्कुल तनहा मौजूद था। एक गार्ड भी उसके साथ नहीं था, राहिला ने बताया। उसने गिरफ्तारी देने में किसी किस्म की मुजाहमत नहीं की? मैंने पूछा। बिल्कुल नहीं, वो मुजाहमत करने की पोजीशन ही में नहीं था, क्योंकि उसकी खोपड़ी में एक गोली पवस थी और उसे मरे हुए कई घंटे गुजर चुके थे, राहिला ने इत्मीनान से बताया। मैं गर्दन टेढ़ी की राहिला की तरफ देखता रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कासिम बिजली मर चुका था। वो एक ताकतवर आदमी था। ताकतवर से मेरी मुराद जिस्मानी तौर पर ताकतवर होना नहीं है। वो एक तरह से अपने जजीरे का बेदाद बादशाह था। वहाँ के रहने वाले अभी तक नीम कबायली तर्ज जिंदगी के आदी थे और कासिम बिजली गोया उनका गैर रस्मी सा सरदार था। ये तो बहुत बुरा हुआ, मैंने अपने ख्यालात से चौंकते हुए कहा। यानी एक बुरा आदमी अपने अंजाम को पहुंच गया तो तुम्हारे ख्याल में बहुत बुरा हुआ? राहिला चुपते हुए लहजे में बोली। नहीं, ये बात नहीं है। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, मुझे तो खुद अपने हाथों से उस बुरे आदमी की गर्दन मरोड़ने की तमन्ना थी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि अक्सर बुरे लोग हमें कोई खास काम की बात बताए बगैर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। क्या पूछना था तुम्हें उससे? राहिला इस्तज़ाहिया लहजे में बोली। यही कि चांद पर कद्दुओं की काश्त हो सकती है या नहीं, नेज़ यह कि टम्बकटू में आजकल टमाटरों का क्या भाव चल रहा है। मैंने कहा। लगे पेपर की हाँकने। राहिला ने आंखें निकाली। जाहिर है अहमकाना सवालात के जवाबात भी अहमकाना ही हो सकते हैं। बेवकूफ़ लड़की, क्या तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि कासिम बिजली कितना अहम आदमी था और उसे क्या कुछ मालूम होने की तवक्को रखी जा सकती थी? मैंने ज़रा जल कर कहा। हाँ ये तो है, राहिला ने जवाब दिया। हमारी बातों के दौरान ही टेलीफोन की घंटी बज उठी। नफीस साहब मेरी खैर आफियत दरियाफ्त करने और रस्मी जुमलों के तबादले के बाद बोले, कासिम बिजली की मौत अभी तक तो एक मुअम्मा ही बनी हुई है। बहरहाल मैंने उसकी तफ्तीश CIA के सुपुर्द कर दी है।
हमारे आदमी उनसे राब्ता रखेंगे और अगर कोई नई बात सामने आई तो उसकी रोशनी में जरूरी इकदाम करेंगे। हमारे आदमी कासिम बिजली के मकान और उसके अहले खाना पर भी नजर रखेंगे ताकि कोई उनके यहाँ आने वाला भी हो तो वो उनके करीब न फटके और किसी की नजर में ना आए। मैंने मुलायमे से कहा। वो मेरा मतलब समझकर हल्की सी हंसी के साथ बोले, नहीं, ये रस्मी निगरानी नहीं होगी। कासिम बिजली के आदमियों और उसकी फैमिली को पता नहीं चलेगा कि उनकी निगरानी हो रही है। उनके टेलीफोन भी टेप होंगे। अच्छा हुआ आपने बता दिया। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मेरा तो उन अजीम लड़कियों यानी तानिया और सानिया से फोन पर कुछ दोस्ताना गुफ्तगू करने का इरादा था। अब ख्वाह बाद में टेप सुनाकर शर्मिंदा करते रहते। क्या तुम्हारी दोस्ताना गुफ्तगू भी शर्मसार करने वाली होती है? नफीस साहब ने मुस्माना लहजे में पूछा। बंदा बशर है, कुछ पता नहीं होता जुबान से क्या निकल जाए। जुबान वैसे भी फिसलने वाली चीज़ है। बेशक, नफीस साहब ने तायद की। खसूसन जब बातचीत तानिया और सानिया जैसी अजीम खवातीन से हो रही हो तो जुबान के पीछे पीछे पूरा इंसान भी फिसलता हुआ न जाने कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। वाकई ये की है आपने तजुर्बाकार इंसान वाली बात। उसातिज़ा आखिर उसातिज़ा ही होते हैं। मैंने तसीना मेरे लहजे में कहा, बकवास बंद करो और काम की बात सुनो। वो शायद कुछ झिम कर बोले, मुझे कुछ शुबा है कि बिजनेस का तो तुम्हारा बहाना है। तुम यहाँ अपने तौर पर डाट की बाक़ियात के सिलसिले में जरूर हाथ पाँव मारने की कोशिश करोगे। खसूसन तुम्हें डॉक्टर बर्नार्ड की तलाश है। मैं खामोश रहा। हजरत बहरहाल पहुंची हुई चीज़ थे। उनकी बात की तरदीद करने का कोई फ़ायदा नहीं था। और बात जारी रखते हुए बोले, बिजनेस के मसाइल अगर तुम्हें दरपेश भी हुए तो वो तुम्हारे लिए सानवी चीज़ होंगे। बहरहाल मेरी एक दो नसीहतें याद रखना। एक तो अकेले अपने तौर पर कोई बड़ी मुसीबत मोल लेने की कोशिश मत करना। कोई ख़ास बात सामने आए तो मुझे ज़रूर मुतल्ला करना। उसके अलावा कराची के 2-3 फ़ोन नंबर लिख लो। ये कि साहब के हैं, उन्हें तुम सिर्फ चिश्ती साहब के नाम से जान सकोगे। अगर कभी किसी मुश्किल में फंस जाओ और मुझसे भी बर वक्त राब्ता ना हो सके तो उनसे ज़रूर राब्ता कर लेना। ये मेरे खास महतातों में से एक हैं और बड़े काम के आदमी हैं। ज़रूर ऐसे आदमी का नंबर तो मैं किसी नोटबुक या कागज़ पर लिखने के बजाय दिल पर लिख लूँगा। फिलहाल कागज़ पर ही लिख लेता हूँ, मैंने कहा और उनके बताए हुए तीनों नंबर नोट कर लिए। नफीसा बोले, इन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है, मैं उन्हें हदायत भी दे दूंगा। बहुत शुक्रिया नफीस साहब। मैं खामखा काफ़ी दिनों तक आपको बहुत बुरा आदमी समझता रहा। आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं। अब मैं जवाबन तुम्हारी तारीफ नहीं करूंगा। राहिला से कहना तैयार रहे, शाम 4 बजे के बाद किसी भी वक्त उसका बुलावा आ सकता है। नफीसा बोले, फिर उन्होंने खुदा हाफिज कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। थोड़ी देर बाद राहिला, शफीशा और मैं खाना खाने में मसरूफ हो गए। हमने खाना तो खा लिया लेकिन चाय या काफ़ी पीने की नौबत नहीं आई। नीचे इस्तकबालिया से फ़ोन पर इतला आ गई कि राहिला को गाड़ी लेने आ गई थी। बेल बॉय उसके कमरे से उसका छोटा सा बैग और ब्रीफकेस उठाकर नीचे चल दिया और वो यूं हाथ हिलाकर तेजी से रवाना हो गई जैसे पड़ोस में कहीं जा रही हो। हम उसे सी ऑफ करने नीचे भी नहीं गए, उसने खुद ही उस तकल्लुफ से मना कर दिया। उसके जाने के चंद में बाद ही शफीशा बोला, सर मैं भी चलता हूँ, जजीरे पर जाकर सूरत हाल का जायजा लेता हूँ। हमारा ट्रालर तो जजीरे के करीब ही मौजूद है लेकिन निगरानी के लिए मुझे सही तौर पर इंतजाम करने होंगे। मैंने सारी लाकर उसे इजाज़त दे दी। जाते जाते वो रुक कर पलटते हुए बोला, सर आपने मुझसे राय मांगी तो नहीं, लेकिन मैं खुद ही अपनी राय का इजहार कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में कासिम बिजली को उसके अपने ही किसी आदमी ने कत्ल किया है। शायद उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो मौका बहुत मुनासिब था। उस किस्म के लोगों पर जब कोई बुरा वक्त आने लगता है तो उन्हें सबसे ज़्यादा खतरा अपने ही आदमियों की तरफ से होता है। तुम्हें यह ख्याल क्यों कराया? मैंने पूछा। उसकी लाश के साथ किसी भी गार्ड का जिंदा या मुर्दा न पाया जाना मुझे हैरत में मुब्तला कर रहा है। मुझे यकीन नहीं है कि वो किसी गार्ड को साथ लिए बगैर फरार होने के लिए रवाना हुआ होगा। देखते हैं सरकारी इदारों की तहकीकात से क्या नतीजा निकलता है। उसके बाद शायद हम कुछ सही अंदाजा लगाने की पोजीशन में हो, मैंने कहा और वो सर हिलाकर रुखसत हो गया। राहिला और शफीशा के जाने के बाद यकदम गोया मेरे स्वीट ही में नहीं, मेरे वजूद के अंदर भी गहरा सन्नाटा छा गया था। मैंने अचानक ही अपने आप को बहुत तन्हा, खाली खाली और उदास महसूस किया। इतने हंगामों से गुजरने के बाद यकदम ही गोया मुझे दुनिया में कोई मसरूफियत नहीं रही थी। मैं बहुत देर आंखें बंद किए बैठा रहा और अंदर ही अंदर अपने आप को मुजतमा करने की कोशिश करता रहा। एक तवील अरसे की हंगामा खेजी और जहाँ गुसल मसरूफियात ने मुझे मुंतशिर करके रख दिया था। अब मैं चंद दिन नहायत सुकून और सुस्त रवि से गुजारना चाहता था। मुझे जो मसरूफियात दरपेश थीं वो गैर मुतवक्का तौर पर सर उठा सकती थी, उन्हें भी मैं नहायत धीमे से और सब्र सुकून से निपटाना चाहता था। काफ़ी देर तक यूं ही मराकबे की हालत में बैठे रहने के बाद मैंने आंखें खोली तो अपने आप को न जाने क्यों बहुत ताज़ा दम महसूस किया। मैंने फैसला किया कि मज़ीद ताज़ा दम होने के लिए काफ़ी बार में जाकर काफ़ी पीनी चाहिए। मैं एक बार फिर लिफ्ट के जरिए नीचे आया और काफ़ी बार की तरफ चल दिया। काफ़ी बार का बाकायदा कोई दरवाज़ा नहीं था। उसके सामने एक तिलाई जंगला लगा हुआ था जिसके हक में मसनूई पौधों के तिलाई गमले सजे हुए थे। उन्हीं के दरमियान अंदर जाने के लिए कुछ जगह खाली थी। दरमियानी रास्ते पर सुर्ख कालीन बिछा हुआ था। मैं उस रास्ते पर खड़ा अपने लिए कोई मेज़ मुंतखब कर रहा था कि अचानक मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरी तरफ देख रहा है। काफ़ी बार की मेज़ें उस वक्त खाली थीं। मैंने नहायत आहिस्तगी से गर्दन मोड़कर कोने की एक मेज़ की तरफ देखा। वहाँ रोशनी कम थी, उसके बावजूद मेरी आंखें गोया खैरा हो गई। झिलमिल करते सुर्ख लिबादे में वो वहाँ बड़ी तमकनत से टांग पर टांग रखे बैठी थी।
उसके मरमरी मखरूती उंगलियों में सिगरेट दबी हुई थी, जिससे धुएं की लकीरें बुलंद हो रही थी, और वो मुस्कुरा रही थी और मुंतजिर नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैं सीधा उसी की मेज पर पहुंचूंगा, जैसे उसे यकीन हो कि मैं सीधा उसी के मेज पर पहुंचूंगा। वो जो भी थी, जैसी भी थी, बहरहाल एक खूबसूरत औरत थी। मैंने दिल ही दिल में अपने आप से कहा, बरखुदार अफजल चौधरी, अगर वो इतने इश्तियाक से तुम्हारी आमद की मुंतजिर है तो उस मेज पर जाना तुम्हारा इखलाकी फर्ज है। वो फरहीन उर्फ मिस्टर एक्स थी, जिससे मेरी मुलाकात कासिम बिजली के यहाँ हुई थी। उसकी शख्सियत की एक खास कशिश तो बिल्कुल सामने थी, लेकिन उससे तो महज तजस्सुस के तहत भी मिला जा सकता था। मैंने जब उसे कासिम बिजली के यहाँ देखा था तो मुझे उसकी सूरत में कुछ मानूसियत सी महसूस हुई थी, और मुझे अभी तक याद नहीं आया था कि मैंने उसे कहाँ देखा था। अब भी उसे देखकर मेरे जहन में बहुत से सवालात उभरे थे। उसे मिल लेना ही बेहतर था। वो अपनी दानिश में एक कोने में करीबन छुपी बैठी थी। फानूसों की जगमगाहट भी वहां तक नहीं पहुंच रही थी, लेकिन काफी बार की मेजों पर जितने भी मर्द थे, गर्दनें मोड़ मोड़ कर उसकी तरफ देखने की कोशिश जरूर कर रहे थे। शायद सिर्फ वही अपनी गर्दनों को काबू में किए बैठे थे जिनकी बीवियां उनके साथ थीं। मैंने होंठों पर नहायत मिलनसाराना और पुरुषत्याग मुस्कुराहट सजाने की कोशिश की और उसके करीब जा पहुंचा। उसने उठकर मेरा इस्तकबाल किया और गर्मजोशी से मुसाफा किया। वो जब बैठी थी तब भी क़यामत ही थी, और उसका उठना भी क़यामत से कम नहीं था। आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई मिस्टर एक्स, मैंने शाइस्तगी से कहा। मेरा नाम फरहीन है, आप मुझे इसी नाम से मुखातिब कीजिए। मिस एक्स मेरा कारोबारी नाम है। वो धीमे लेकिन खनकदार लहजे में बोली। उसकी आवाज़ भी दिल को गुदगुदाने वाली थी, और हम इब्तदा ही से एक दूसरे को तुम कहकर मुखातिब करें तो गुफ्तगू में बोझलपन नहीं रहेगा। तशरीफ रखिए। उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं बैठ चुका तो उसने इंतहाई शरीन लहजे में पूछा, कैसे हो अफजल चौधरी? अंदाज कुछ ऐसा था जैसे मैं उसका बरसों पुराना और करीबी दोस्त था। मेरी खोपड़ी भग से उड़ गई। उसने मुझे मेरे असल नाम से मुखातिब किया था, जबकि मुझे उसकी नज़र में आरिफ होना चाहिए था। कासिम बिजली ने अपने घर पर उससे मेरा तारुफ आरिफ के नाम से करवाया था। बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया और पूरी कोशिश की कि मेरे चेहरे से भी हैरत जाहिर न होने पाए, लेकिन उसने यकीनन महसूस कर लिया था कि अंदर ही अंदर मुझे हैरत का झटका लगा था। एक तवील कश लेकर नाक से धुआं निकालते हुए गोया मेरी कैफियत से महसूस होते हुए मुतरन्नम अंदाज में हंसी और धीमी आवाज़ में बोली, अपनी हैरत को छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैंने कोई जवाब न दिया, एक रुख उसकी तरफ देखता रहा। वज़रा आगे को झुकते हुए मखमूर सरगोशी के अंदाज में बोली, लगता है तुम जल्द बेतकल्लुफ होने वाले मर्द नहीं हो अफजल चौधरी। क्या तुम्हें जल्द बेतकल्लुफ होने वाले मर्द अच्छे लगते हैं फरहीन? मैंने तारीख शीशों का चश्मा उतार कर मेज पर रखते हुए उसकी आंखों में झांका। अगर तुम जानतदाराना जवाब चाहते हो तो मैं कहूँगी कि मुझे तो इस किस्म के मर्द अच्छे नहीं लगते, लेकिन क्या करूँ, जिंदगी तो मर्दों की इसी दुनिया में गुजारनी है, और मर्द एक औरत की ज़रूरियात जिंदगी में शामिल है। इसलिए मैं ये भी नहीं कहती कि मैं तो मर्द को करीब भटक भी नहीं देती। ताहम मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मैं इतनी आसानी से रसाई में आने वाली औरत भी नहीं हूँ जितनी अमूमन मेरी लाइन की औरतें होती हैं। और तुम्हारी लाइन क्या है फरहीन? मैंने ठहरे ठहर लहजे में पूछा। वो एक बार फिर धीरे से हंसी। अच्छी बात तो ये थी कि इसकी हंसी मसनूई नहीं थी। वो कुर्सी आगे खिसकाते हुए बोली, तुम्हें कासिम बिजली ने बताया तो था? ओह, मैंने तो फीमी अंदाज में सर हिलाया। यानी वो तुम्हारा दुरुस्त तारुफ था, उसमें कोई कमी पेशी अगर हो भी सकती है तो अभी इसका वक्त नहीं आया। उसने बेनियाजी से अपने संडोल कंधे उचकाए। अगर तुमसे मेल मुलाकात रही तो मुमकिन है तुम मुझे अच्छे लगने लगो, तब हम दोनों ही अपने अपने तारुफ में काट छांट या तरमीम और इजाफे वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन ये सवाल तो शायद मैं इस वक्त भी कर सकता हूँ कि तुम मुझे किस तरह जानती हो और किस हद तक जानती हो। मैंने कहा, मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि तुम लाहौर के एक बड़े बिजनेसमैन हो, तुम्हारे कई बिजनेस हैं और ये होटल भी तुम्हारा है। उसने इत्मीनान से जवाब दिया। मैं गहरी सांस लेकर रह गया। फिर मैंने अचानक पूछा, काफ़ी पियोगी? उसने अगले मैं सोचा, फिर कंधे उचकाते हुए बोली, चलो काफ़ी फ़िलहाल ही काफ़ी है। वो कभी अंग्रेज़ी और कभी उर्दू ही में बात कर रही थी। मैंने वेटर को काफ़ी का आर्डर दिया और उसके जाने के बाद कहा, मुझे तो इस होटल के वेटर भी नहीं पहचानते कि मैं उसका मालिक हूँ, लेकिन तुमने मुझे पहचान लिया तो मुझे लग रहा है कि मैं काफ़ी जानी पहचानी शख्सियत होता जा रहा हूँ। मुझे उस पर तशवीश है। क्यों, क्या तुम्हें गुमनाम रहना ज़्यादा अच्छा लगता है? वो मुस्कुराई। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, तुम्हें कासिम बिजली ने मेरे बारे में बताया था? नहीं। उसने दफ़े में सर हिलाया और उसके शहद की सी रंगत के रेशमी बाल हलकोरे लेकर रह गए। कासिम बिजली से तुम्हारी अदम मौजूदगी में तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं हुई थी। तुम तो अचानक ही ड्राइंग रूम में आन टपके थे। उसके बाद जो भी गुफ्तगू हुई तुम्हारे सामने ही हुई थी और फिर तुम्हारे सामने ही मैं रुखसत हो गई थी। मैं तुम्हें उससे पहले से जानती थी। फरहीन ने जो मुझे अपने बारे में बताया उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं उससे पहले भी एक बार मिल चुका था, और ये मुलाकात उस कोठी में हुई थी जहाँ पे एक मासूम लड़की को पानी में पत्थर बांधकर डबोकर मार दिया गया था। फरहीन कोई बात मुझे बताना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे उस होटल में आने के लिए कहा जहाँ पे उसका कोई प्रोग्राम था। दूसरे दिन मैं उसके यहाँ पहुँच गया। वो स्टेज पर परफॉर्मेंस दे रही थी। मुझे देखने के बाद उसने एक इशारा किया और एक आदमी मुझे लेकर उसके अपार्टमेंट में पहुँच गया। थोड़ी देर बाद वो भी पहुँच गई थी। उसके बैठने से पहले ही मैंने उसे पूछा, पहले ये बताओ कि मसला क्या है। तभी मैं
कोई सही जवाब दे सकूंगा। थोड़ी देर बाद वो भी कमरे में पहुंच गई, लेकिन बैठने से पहले ही उसने मुझ पर सवाल दाग दिया, क्या मैं तुम पे एतमाद कर सकती हूँ? पहले ये बताओ कि मसला क्या है, तभी तो मैं कोई सही जवाब दे सकूंगा। कम से कम मसले की नौइयत ही का अंदाजा हो जाए, ताकि तुमसे दोबारा मुलाकात तक मैं उसके बारे में कुछ सोच विचार कर लूं। एक लम्हे के लिए उसने पुरख्याल अंदाज में निचला होंठ दांतों में दबा लिया, लेकिन फिर नफी में सारी लाते हुए बोली, मैं तुम्हें पूरी बात बताना चाहती हूँ, और पूरी बात सुने बगैर मेरा मौक़िफ़ तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम्हारी हमदर्दियाँ मेरे साथ नहीं होगी, और पूरी बात सुनाने के लिए ना तो अभी मेरे पास वक्त है और ना ही ये जगह मुनासिब है। मुझे यहाँ की दीवारों पर भी एतबार नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैंने कंधे उचकाए। 3-4 बजे के दरमियान मेरे अपार्टमेंट पर आ जाओ। उसने एक बार फिर फरमाइश की। वो तो मैं आ जाऊँगा, सर के बल आ जाऊँगा, लेकिन बदकिस्मती से मुझे अभी तक मालूम नहीं कि तुम्हारा अपार्टमेंट कहाँ है। मार्लबोरो टावर्स, क्लिफ्टन। उसने चंद निशानियों की मदद से मुझे उसका महल वकूअ समझाया, जो नहायत आसानी से मेरी समझ में आ गया था। यह बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, वो बोली। बहुत थोड़े लेकिन बड़े बड़े और पुरताइश अपार्टमेंट पर मुश्तमिल है। नहायत पुरसकून, बल्कि तकरीबन वीरान सा इलाका है। मेरे फ्लैट का नंबर D3 है। तुम्हें उस तक पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। बस एक बात का ख्याल रखना कि जब तुम उस इमारत के करीब पहुंचो तो कोई तुम्हारा ताक़ुब न कर रहा हो। फिर उसने ड्रेसिंग टेबल की दराज में से अपना पर्स निकाला और उसमें से एक खूबसूरत सी चाबी निकाल कर मेरी हथेली पर रखते हुए बोली, ये मेरे अपार्टमेंट की चाबी है। अगर इत्तेफाक से मैं मौजूद ना हूँ, किसी वजह से मुझे वहाँ पहुँचने में देर हो जाए, तो तुम इत्मीनान से दरवाज़ा खोल कर अंदर बैठ सकती हो, मेरा इंतज़ार कर सकती हो। अगर बिल्डिंग का मेन गेट बंद हो और कोई चौकीदार वगैरह मौजूद ना हो तो गेट का ताला भी तुम इसी चाबी से खोल सकती हो। मैंने एक नज़र चाबी को देखा और उसे कोट के अंदरूनी जेब में रखते हुए कहा, तुम चाहो तो मैं 3-4 बजे तक यहीं रुक सकता हूँ। मेरा एक दोस्त के साथ खाने पर अपॉइंटमेंट है, लेकिन मैं उसे कैंसिल कर सकता हूँ। नहीं, तुम अपना अपॉइंटमेंट हरगिज़ कैंसिल मत करो, बल्कि अगर तुम्हारी कोई मसरूफियत नहीं है तब भी तुम अपना ये वक्त यहाँ से कहीं दूर रहकर गुजारो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ देखे जाओ या इस कमरे में देर तक मौजूद रहो। ओह, इनडायरेक्ट अंदाज में जाने के लिए कह रही हो? मैंने संभल कर कहा, यह बात नहीं है। उसने यकदम एक बाजू मेरे गले में हमायल करके मुझे उठने से रोक दिया। मेरे साथ देखे जाने में तुम्हारे अपने लिए भी खतरा है। मुझे अंदाज़ा है कि खतरा तुम्हारे लिए कोई मानी नहीं रखते, इसलिए मैंने तुमसे मदद भी तलब की है, लेकिन फिर भी जितनी हद तक मुमकिन हुआ एहतियात बरत ली जाए तो बेहतर है। 2-4 दिन में शायद बात किसी किनारे लग जाए, या फिर इतनी एहतियात की जरूरत नहीं रहेगी। तुम तो अल्फ्रेड हिचकॉक की शागिर्द मालूम होती हो। काफ़ी सस्पेंस पैदा कर दिया तुमने। मैंने एक तवील वक्फे के बाद सिगरेट का हल्का सा कश लेते हुए कहा, यह बताओ तुम खैरियत से घर तो पहुंच जाओगी ना? उसका ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। वो शरीर से अंदाज में मुस्कुराई। ओह, किस तरह? मैंने जानना चाहा। तुमसे दूर रहकर क्या मैं किसी रिमोट कंट्रोल सिस्टम के जरिए तुम्हारी हिफाजत का फरीजा अंजाम दूंगा? यही समझ लो। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए एक बार फिर उठकर ड्रेसिंग टेबल तक पहुंची। वो मुख्तसर सा फासला भी दिलफरेब अंदाज में तय करती थी। उसकी चाल रग से कम नहीं थी, गो कि उसमें इरादे का दखल मालूम नहीं होता था। उस बार उसने ड्रेसिंग टेबल की एक मकफिल तराज खोली, उसमें से चिपटा और लंबूतरा सा एक पैकेट निकाला जिस पर सफ़ेद सादा कागज़ लिपटा हुआ था। वो एक मामूली सा पार्सल मालूम होता था जो एड्रेस लिखे जाने का मुंतजिर था। पैकेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, जब तक ये पैकेट तुम्हारे पास महफूज रहेगा मेरी जान को कोई खतरा नहीं होगा। ये एक तरह से मेरी सलामती की ज़मानत है, मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी है। मैंने पैकेट को उलट पलट कर देखा, ताहम पूरी कोशिश की कि मेरे चेहरे पर तजस्सुस की अलामात नमूदार न होने पाए। फिर मैंने उसे कोट की जेब में डाल दिया। तुमने कोई सवाल नहीं किया? वो मुस्कुराई। अब मैं इतना भी कोहड़ मगज नहीं हूँ। तुम्हारी इतनी देर की गुफ्तगू से कम अज़ कम ये तो मेरी समझ में आ ही गया है कि असल मौजू पर यहाँ गुफ्तगू नहीं होगी। अब मैं सवाल उस वक्त ही करूँगा जब तुम चाहोगी। मैं उठ खड़ा हुआ। वो मेरे सामने खड़ी धीरे धीरे रेशमी बालों में उंगलियां फेरते हुए पुरख्याल अंदाज में मेरी तरफ देखती रही, मुस्कुराती रही। फिर बोली, बिल्कुल सही फैसला किया तुमने। हर सवाल सही वक्त पर और सही जगह पर अच्छा लगता है। जवाब के लिए इंतज़ार करना भी यकीनन तुम्हें आता है। मैं बड़ा साबर किस्म का आदमी हूँ। मेरे वालिदैन को इब्तिदा में अंदाज़ा नहीं हो सका, वरना शायद वो मेरा नाम ही अफजल चौधरी के बजाय साबर चौधरी रखते थे। वो अब ज़रा तमानिया से मुस्कुराई। आगे बढ़कर पंजों के बल खड़े होकर उसने बाजू मेरे गले में हमाइल कर दिया और एक सनसनी लम्हा गुजर जाने के बाद बोली, मेरे घर आओगे ना? उसने गोया कोई बाकायदा मुआयदा करके उस पर मोहर तस्दीक सब्त करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसे बाजू के हल्के में देना चाहा तो मछली की तरह फिसल कर दूर चली गई। आओगे ना? उसने अपना सवाल दोहराया। सिर्फ 3 घंटे की तो बात है, मैं ज़रूर आऊँगा, ख्वाह मुझे व्हील चेयर पर ही आना पड़े। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सरापा इंतज़ार रहूँगी। उसने कहा। उस लम्हे तपाई पर पड़े फ़ोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया। एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद वो दीवार गिर क्लाक की तरफ देखते हुए बोली, हाँ मुझे याद है कि मुझे दूसरा शो पेश करना है, अभी खासा वक्त पड़ा है। नहीं, मेकअप मैन को मत भेजो, मैं खुद तैयार हो जाऊंगी। मेकअप मैन मुझे तैयार कराने में ज़्यादा देर लगाता है, मैं खुद जल्दी तैयार हो जाती हूँ।
हाँ, मेरा मेकअप करते वक्त वो बेचारा ख्वाबों ख्यालों में न जाने कहाँ पहुंचता रहता है। क्या? नहीं, अभी मेरा मायार इतना नहीं गिरा। उसने खट से फोन बंद कर दिया। एक बार फिर उसने दरवाजा खोलकर बाहर राहदारी में झांका और मेरी तरफ मुड़ते हुए सरगोशी में बोली, अब तुम जा सकते हो। मैं बाहर आ गया। राहदारी में कोई नहीं था। उस पर मुझे इत्मीनान के बजाय कुछ तशवीश सी महसूस हुई। गो कि यह हिस्सा स्टेज से काफी दूर था, फिर भी मेरे ख्याल में यहाँ इतनी वीरानी नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ के स्टेज पर खासा गर्मा गर्म प्रोग्राम पेश किया जाता था और उस प्रोग्राम की स्टार यहाँ मौजूद थी। यहाँ गहमा गहमी ना सही, कुछ लोगों की आमदोरफ्त तो नजर आनी चाहिए थी। फिर मैंने सोचा शायद फरहीन ने ही लोगों को इधर आने से बाज रखने का कोई बंदोबस्त कर रखा हो। मैं हाल में पहुंचा तो देखा वहां नए लोगों की आमद शुरू हो चुकी थी। शायद कुछ पुराने चेहरे भी हाल में मौजूद थे जिनमें पहले शो के दौरान देख चुका था। उन्होंने गालिबन दोनों शोज के लिए बुकिंग करवाई हुई थी। वो फन के सच्चे कदरदान मालूम होते थे। मैं दूसरी तरफ से गुजरता चला गया। कोई मेरी तरफ मुतवज्जा नहीं था। वापसी पर मैं लिफ्ट में अकेला था। उस वक्त शायद सिर्फ आने वालों ही की लाइन लगी हुई थी, जाने वाला कोई नहीं था। नीचे पहुंचकर होटल के बंद दरवाजों से निकलकर मैंने बड़ी फरहत महसूस की। होटल में हरारत, सिगरेटों का धुआं, क्लोन्स की बोझल खुशबू और घुटन थी। बाहर खन की ताजगी और खुशगवार हवा थी। मैं कुछ देर एक तरफ को खड़ा रहा और गैर महसूस तौर पर गर्दोपेश का जायजा लेता रहा। मुझे वहां कोई गैर मामूली सूरत हाल नजर नहीं आई, सिवाय उसके कि रश तेजी से बढ़ रहा था। होटल की असल पार्किंग लॉट गो के अकब में थी, लेकिन चार दीवारी के अंदर उसके बगली हिस्से और ड्राइवे में भी गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही थी। मैं सोच रहा था कि अब गाड़ी निकालने में खासी दिक्कत होगी। मुझे नहीं मालूम था कि अब मुझे गाड़ी निकालने की जहमत ही नहीं करनी पड़ेगी। मैं घूमकर होटल की पिछली तरफ पहुंचा। यहाँ पूरी पार्किंग लॉट में सिर्फ एक मरियल से बल्ब की नाकाम रोशनी फैली हुई थी। मैं अभी गाड़ी की तरफ बढ़ा ही था कि एक सुतून के अक्ब से अचानक ही एक शख्स ने नमूदार होकर नहायत फुर्ती से मेरी कमर पर किसी गन की नाल रख दी। कोई उल्टी सीधी हरकत मत कीजिए चौधरी साहब, मेरी उंगली को ट्रैगर दबाने की बहुत चलती रहती है। वो तंजिया से लहजे में बोला। मैंने गहरी सांस ली। वो मुझे पहचानता था। मैं भी उसका सही चेहरा देख नहीं सका था, लेकिन मेरा ख्याल यही था कि वो मेरे लिए अजनबी था। मामला सिर्फ उसी हद तक नहीं रहा था। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही एक पजारों की ओर से एक और शख्स नमूदार हो चुका था और दूसरी तरफ से गन मेरे पसलियों पर रखती थी। क्या चाहते हो? मैं धीमे लहजे में पूछा। कुछ नहीं, बस जरा सैर के लिए चलते हैं। सैर के लिए मौसम बहुत अच्छा है, पहले वाले ने जवाब दिया। उसी दौरान दूसरे ने मेरी जेबों वगैरह पर हाथ मारना शुरू कर दिया था। मेरी जेबों में पिस्टल और नया पर्स मौजूद था। दोनों चीजें उसने निकाल ली। काफी अरसे से मैंने उस पर्स में रकम के अलावा कुछ रखना छोड़ दिया था। आजकल तो मेरे पास वैसे ही कुछ नहीं था। उन चीज़ों का बंदोबस्त भी शफीशाह और रहीला ने किया था ताकि मैं ज़्यादा बाइज्जत तौर पर इधर उधर घूम फिर सकूं। गाड़ी भी शफीशाह ने मेरे मकामी ऑफिस से मंगवा कर दी थी, लेकिन शायद उन दो खबीज से अजनबियों को मेरा बाइज्जत अंदाज में घूमना फिरना पसंद नहीं आया था। वो मुझे पहले ही की तरह तही दस्त करने पर तुले हुए थे। दाएं तरफ वाले ने मेरे हाथ से मोबाइल फ़ोन भी ले लिया था। एक एहतियात अलबत्ता मेरे काम आ गई थी। फरहीन का दिया हुआ पैकेट मैंने लिफ्ट में नीचे आने के दौरान जेब से निकाल कर पतलून के बेल्ट में पीछे की तरफ अड़स लिया था। मैं उस वक्त कमर पे उसकी चुभन महसूस कर रहा था, लेकिन मेरी तलाशी लेने वालों का हाथ उस तक नहीं पहुंचा था। मेरे दाएं तरफ वाला कुछ आगे आ गया था। मैं कुन अखियों से उसका जायजा ले सकता था। वो दरमियाने कद का था, लेकिन उसके कंधे गैर मामूली तौर पर छोड़े थे। उसके बाल पेशानी से काफी ऊपर जाकर शुरू होते थे। सर का अगला हिस्सा जो बालों से महरूम था, उसकी जिल्द सफेद सी नजर आ रही थी और मध्यम रोशनी में भी चमक रही थी। न जाने क्यों उस हिस्से को देखकर घिन सी आ रही थी। थाम उसके बाल लंबे और स्याह थे, बुरी तरह सर से चिपके हुए थे, जैसे उसने उन्हें इस्त्री कर रखा हो। उसने सर को खफीफ सी हरकत दी तो मुझे मालूम हुआ कि मौसूफ ने लंबे बालों की पोनी भी बांधी हुई थी। उसकी नाक तोते की चोंच की तरह झुकी हुई थी। पतले पतले नीम बाहोंठ भी सफेद से दिखाई दे रहे थे और उनसे बेपनाह सफाकी आ जाती। उसकी रंगत बीमारों की सी थी, लेकिन उसकी हरकत और सकनात और जिस्मानी हालत बीमारों वाली हरकत नहीं थी। उसकी शक्ल देखते ही मेरे जहन में डॉक्टर बर्नार्ड का तस्वुर उभर आया, जिसे मैंने देखा नहीं था, लेकिन नहायत तफसील से उसका हुलिया मालूम था। बाद में उसकी एक तस्वुराती सी शक्ल मेरे जहन में नक्श हो चुकी थी, लेकिन ये शख्स न तो सफेद फाम था और न ही डॉक्टर बर्नार्ड की तरह दुबला पतला और लंबा दिखाई दे रहा था। डॉक्टर बर्नार्ड की तरह उसकी कमर में खम के आसार भी नहीं थे। उसका सीना तो बॉडी बिल्डरों की तरह था। दूसरा शख्स निस्बतन दराज कद था, मुंह से जरा ही नीचा था। तोते ने भी गन की नाल अब मेरी पसलियों पर रखती थी। वो उस पर दबाव बढ़ाते हुए बोला, चलो दरवाजे की तरफ चलो। उसका इशारा पार्किंग लॉट के अकबी दरवाजे की तरफ था। मैं हिंदुस्ताना लहजे में कहा, यह क्या सिलसिला है प्यारे, हम जरा एक पार्टी में जा रहे हैं। तोते ने जवाब दिया। उसके होंठ बदस्तूर नीमपा थे। शायद ये उसकी मुस्कुराहट थी, लेकिन उसकी आंखें मुस्कुराहट का साथ नहीं दे रही थी। सफाक लोगों की मुस्कुराहट अमूमन इसी किस्म की होती है। मैंने आंखों से उसकी गन की तरफ इशारा करते हुए पुरस्कून लहजे में कहा, तुम्हारा दावतनामा ऐसा है कि इसके सामने इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने अपने सरापा पर नजर डाली। क्या मेरा हुलिया पार्टी में जाने के लिए मुनासिब है? नया सूट तो पहन रखा है, और क्या शाही लिबास में जाओगे? तोता कुराया। वैसे भी ये कुछ ज्यादा मुअज्जज लोगों की पार्टी नहीं है। जिस हुलिये में बैठा, खड़ा या लेटा हुआ
उसी हुलिये में आ सकता है। उसने गन की नाल से टोका दिया और मैं दरवाजे की तरफ चल दिया। मेरी गाड़ी एक कोने में खड़ी थी। मैं हसरत यास की एक नज़र उस पर डालकर आगे बढ़ता चला गया। हम अकबी गली में आ गए जो उस वक्त सुनसान पड़ी थी। गली के कोने पर एक स्याह कार खड़ी थी। गनीमत था कि उसके पास मजीद कोई स्याह कार नहीं खड़ा था। तोते ने तोंद वाले को ड्राइविंग सीट संभालने का इशारा किया। खुद पिछला दरवाजा खोलते हुए मुझे रिवाल्वर से धकेलते हुए फुर्ती से मेरे साथ पिछली सीट पर आन बैठा। अब के जबकि तोंद वाले ने अपनी गन जेब में रख ली थी और स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया था, मेरे करीब सिर्फ एक ही आदमी और एक ही रिवाल्वर रह गया था। मैं चाहता तो वहीं हरकत में आ सकता था और थोड़ी बहुत हलचल शुरू कर सकता था, लेकिन मैं देखना चाहता था कि ये चक्कर क्या था और वो लोग दर हकीकत कौन थे। इसलिए मैं काफ़ी हद तक सादतमंदी से बैठा रहा।